नमस्कार दोस्तों। पहल एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश चौधरी है। मैं आपको भारत का इतिहास एवं संस्कृति पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहल एकेडमी अपने आप में एक अनूठी पहल है जो सहारण सिस्टर्स ने शुरू की है। बच्चों को आर एस की तैयारी जो है वो एक किफ़ायती फ़ीस के ऊपर उपलब्ध किफ़ायती फ़ीस में उपलब्ध करा सकें एवं विषय वस्तु की जो सटीक तैयारी है वो आपको करवा सकें, समय समय पे आपके टेस्ट लिए जा सकें और स्वयं मूल्यांकन के साथ में हमारी टीम है वो आपका मूल्यांकन करे, आपको बताए कि आपकी तैयारी के अंदर कहाँ क्या कमी है, आप अपनी तैयारी को क्या दिशा दें ताकि बेहतर परिणाम है वो आप प्राप्त कर सकें और अपने सपनों को है पूरा कर सकें। दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा जो आरएस की एग्ज़ाम है वो आयोजित करवाई जाती रही है। इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो समय समय पे आज के हिसाब से बदलती जा रही है। तो हमें हमारी तैयारी को भी कुछ उसी उसी अनुरूप चेंज करना होगा, क्योंकि अब अगर पुराने ढर्रे से अगर उसी पहले के तरीके से ही अगर तैयारी करते रहे तो आपके परिणाम है वो, जैसे कोई बच्चा है वो पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था और अब अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, या कोई सेलेक्ट हो गया, रैंक नीचे आ गई थी, अपनी रैंक सुधारना चाहता है और अगर उसी अनुरूप जो पहले तैयारी थी उसी अनुरूप उसने वापस परीक्षा दी तो उसके परिणाम में कोई खास फर्क नहीं आने वाला है। क्योंकि अब जो है वो बच्चे तैयारी भी ज़्यादा लोग तैयारी करने लग गए हैं और उनकी तैयारी का जो स्केल है, तैयारी की जो स्तर है वो भी बदल चुका है। तो हमने इसी समस्या को पहचानते हुए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है ताकि वर्तमान जो इस परीक्षा की डिमांड है उसको हम फुलफिल कर सके और बच्चे हैं वो अपनी तैयारी को सटीक एवं बेहतरीन ढंग से कर सकें। दोस्तों, मैं आपको भारत का इतिहास पढ़ाऊँगा। भारत का इतिहास है, भारत का हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है भारत का इतिहास और संस्कृति। चूँकि आरपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के अंदर लगभग 150 सवाल पूछे जाते हैं और 150 में से 20 से 25 क्वेश्चन है वो भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल से आते हैं। और मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो इतिहास वाला पोर्शन है जो कि पेपर फर्स्ट के अंदर है, उसमें भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास और राजस्थान का इतिहास और संस्कृति आती है। ये टोटल जो है वो खंड ए के अंदर है और ये लगभग 75 मार्क्स का आता है। इसमें से 40 से 45 मार्क्स के क्वेश्चन है वो प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत से आते हैं। तो 45 लगभग 45 मार्क्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आपके सिलेक्शन के अंदर रखते हैं। बच्चे जो है वो भारत इस इतिहास है इससे घबराते भी हैं। जिन बच्चों का इतिहास में मतलब उनको साइंस बैकग्राउंड के या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या फिर कोई और सब्जेक्ट जिनका रहा है अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, अपनी 10+2 के अंदर, तो वो बच्चे हैं वो इतिहास को पढ़ने में उनको ये लगता है कि ये बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है और तैयारी में जितना किसी अन्य सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आता है उतना इतिहास को पढ़ने में नहीं आता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस सब्जेक्ट को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाऊँ। और चूंकि इतिहास पढ़ाने वाले जितने भी मैंने देखा है कि जो लोग यूट्यूब के माध्यम से या फिर कोचिंग्स के अंदर पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं कि इस सब्जेक्ट को इतना बोरिंग इसलिए बना देते हैं, जो कोर एरियाज होते हैं उनकी बजाय वो संपूर्ण इतिहास है, वो पूरा इतिहास है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे सिलेबस का है, उनको लगता है कि यार इसको क्या अलग करना है, इसको भी पढ़ा देते हैं, बच्चे अपने आप ही अलग करते रहेंगे। जैसे आप देख लीजिए कि जैसे महाजनपद काल है, अगर आपने नाम सुना हुआ, आज अभी अपने अपनी क्लास है वो साम आएगा महाजनपद काल। महाजनपद काल का जो है वो सिलेबस के अंदर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि 6th सेंचुरी बीसी के बाद श्रमण परंपरा थी और बौद्ध, जैन और आजीविक संप्रदाय, ये तीन तो धर्म, और इसके अलावा जो श्रमण परंपरा थी इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इससे ज़्यादा है वो महाजनपद काल के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। जबकि जो कोचिंग्स के नोट्स मैंने देखे उनके अंतर्गत उन लोगों ने पूरा महाजनपद काल है, उस समय कितने ये 16 महाजनपद थे, इनकी क्या राजधानियाँ थी, मगध का उदय का सेवा, ये सब चीज़ें। तो इससे बच्चे वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनकी तैयारी का जो पेस है जो वो चाहते हैं वो नहीं रह पाता है। तो अपनी कोशिश ये रहेगी कि हम बिल्कुल सिलेबस के साथ चिपके रहें, सिलेबस से इधर उधर बिल्कुल तैयारी ना करें और उसमें भी जो कोर एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करें। इस ऐसा करके हम हिस्ट्री की जो तैयारी है उसको इंटरेस्टिंग बना लेंगे। और इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये एक आप इस चीज़ को जरूर समझना कि इतिहास जो है वो आपकी मेमोरी को भी इम्प्रूव करती है। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने कोई टॉपिक याद किया, बाकी सब्जेक्ट्स में तो क्या होता है, जैसे कि साइंस पढ़ी आपने, साइंस में तो आप चीज़ को समझ सकते हैं और हिस्ट्री के अंदर आपको चीज़ को याद करना पड़ेगा। तो फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, चाहे वो सन हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, चाहे किसी शासक का नाम हो,
चाहे चाहे कोई कल्चर हो, कुछ भी हो, आपको वो याद करना पड़ेगा। और जब उस चीज़ को आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आप याद करोगे, फिर जब आँख बंद करके वो आप उसको विजुअलाइज़ करने की कोशिश करोगे, तो ये चीज़ें जो है ना आपकी जो स्मरण शक्ति है उसको बढ़ाती है। तो आप हिस्ट्री को इसलिए भी जो है ना बहुत अच्छे से करना। अगर आप कुछ लोग सोचते हैं कि यार हिस्ट्री है इसके 45 मार्क्स की आएगी या 75 मार्क्स की आएगी, इसको इसकी बजाय मैं दूसरे पेपर पे ध्यान दे लेता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके क्वेश्चन। एक इसमें कोई नई चीज़ नहीं ऐड होती है, वही है कि इसका फिक्स सिलेबस है, उस सिलेबस में से ही आपको मिलना है। उसके बाहर से आपको कुछ नहीं आएगा, नया कुछ नहीं। जो है वो इतिहास है, सब कुछ जो हो चुका है, घटित हो चुका है पहले। तो हम जो हमारी जो तैयारी है उसकी शुरुआत, हमारी क्लास की शुरुआत है वो, उसकी शुरुआत अपन हम करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। और प्राचीन भारत का इतिहास है, उसकी शुरुआत जो सिलेबस के अंदर हमारा जो सिलेबस दिया हुआ है वो होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। आप मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि जो आरएस की जो परीक्षा है, प्रीलिम्स और मेंस है, उसके अंतर्गत आप देखोगे कि प्रारंभिक परीक्षा अपनी है, उसमें प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत की है। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत इसमें विश्व इतिहास है, वो विश्व का इतिहास है, वो भी शामिल हो जाता है। इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हम प्रीलिम्स के बाद में या फिर जब भी बीच में कहीं अपने पास टाइम होगा तो हम इसको भी कर लेंगे। और अब आप देखोगे कि एंसेंट जो हिस्ट्री है, जिसको प्राचीन इतिहास बोलते हैं, उसको दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है मेनली, कल्चर और नॉन कल्चर। कल्चर और नॉन कल्चर, ये जो कल्चर वाला पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट फॉर मेंस है, क्योंकि आप सिलेबस के अंदर जब देखोगे ना कि प्राचीन भारत का इतिहास है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। एक मिनट। हाँ, तो ये सिलेबस जैसे आप, अब मैंने सिलेबस सिर्फ जो आज अपनी क्लास होगी मैंने उसी का सिलेबस यहाँ लिया है। इस सिलेबस के अंदर प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, मेंस के सिलेबस के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि भारत के सांस्कृतिक आधार सिंधु में वैदिक काल। ये सिलेबस की पहली लाइन है। ये आगे और भी है, जिसमें 6th सेंचुरी बीसी के बाद की स्वर्णिम परंपरा, बौद्ध, जैन और आदि ये भी लिखा हुआ है, लेकिन वो हम आगे की क्लास में करेंगे। तो मैंने सिर्फ इतना ही लिया है, भारत के सांस्कृतिक आधार सिंधु में वैदिक काल, हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। और जो दूसरा टॉपिक है जो मेंस के अंदर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है भारत की धरोहर। भारत की धरोहर सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक के भारत की ललित कलाएं, ललित कलाएं जिनको फाइन आर्ट्स बोला जाता है, ललित कलाएं, प्रदर्शन कलाएं और वास्तुकला एवं साहित्य। अब आप देखिए, सिर्फ जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें सिर्फ अपने को यही चीज पढ़नी है, सिंधु सभ्यता से लेकर के जो प्राचीन भारत का इतिहास है, जो हम लगभग पल्लव काल तक पढ़ते हैं, 550 बीसी तक पढ़ते हैं, उसके बाद में मध्यकाल शुरू हो जाता है। 550 बीसी जो 550 एडी तक, सॉरी बीसी एडी तक, 550 एडी तक, जिसमें पल्लव, चोल, चालुक्य, उस वहाँ तक अपने को ये करना है। और वहाँ तक की जो कलाएं और संस्कृति है, और कला के अंदर क्या क्या शामिल होता है, ललित कलाएं हैं, ललित कलाएं फाइन आर्ट्स, जिसके अंदर आप हम देखते हैं मूर्ति कला है, चित्रकला है, ये सब फाइन आर्ट्स के अंदर आती है। प्रदर्शन कलाओं में क्या क्या आती है, जैसे नृत्य कला है, नाट्य कला है, संगीत कला है, ये सब कुछ आता है। उस समय की वास्तुकला, उस समय की वास्तुकला के अंदर जैसे उस समय कैसे ये लोग मंदिर स्थापते हैं, ये जो स्वतंत्र पाषाण स्तंभ, जो अशोक के स्तंभ है वो हैं, और जो उस समय जो गुफाएं बनती थी, गुहा स्थापत्य है, ये सब चीज़ें हैं वो वास्तुकला के अंदर करती हैं। और साहित्य में ये देखना है कि प्राचीन काल से लेकर के, शुरुआत से लेकर के, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के तो अपन देखते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य तो नहीं मिलते, हालांकि कुछ अभिलेख मिले हैं, लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। उस समय की जो लिपि थी वो बहुत स्टेप, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो साहित्य की बेसिकली शुरुआत जो है अपने को वैदिक काल से करनी है। वैदिक काल से लेते हुए हमें महाजनपद काल, और फिर मौर्य काल, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, और पल्लव, जैसे संगम, साउथ वाला संगम काल। और इस समय का जो साहित्य है, इसकी मेनली तीन भाषाएं हैं उसमें, संस्कृत, पाली और प्राकृत। संस्कृत, पाली, प्राकृत, और ये नीचे वाला जो तमिल साहित्य है वो, ये सब करना है। तो मेंस के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास में सिर्फ आपको कला और साहित्य के ऊपर ही फोकस करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कला इसमें कौन कौन सी रही है। तो इसमें कला के, जो प्राचीन भारत में कला के विभिन्न रूप थे, तो कौन कौन सी कलाएं थी, और यही हमारा फोकस एरिया होगा मेंस के हिसाब से। ये इनको हम क्या है, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उनके अंत में जो मेंस वाला पोर्शन है उसको अलग से करेंगे। और तो और उसको, ताकि हम जो भाषा के अंदर उसको कैसे लिखना है, वहाँ से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले सालों में कौन से क्वेश्चन आए हैं, और किसी अन्य पीएससी ने भी क्या सवाल पूछे, उनको भी हम जो अच्छे तरह से करेंगे। तो तो प्रीलिम्स के साथ साथ ये अलग से करना है अपने को। फाउंडेशन कोर्स में ये रहेगा, प्रीलिम्स का पहले करेंगे, उसी टॉपिक का जो मेंस का अंदर क्या सिलेबस है वो अपन हम बाद साथ साथ करेंगे। तो प्राचीन काल के अंदर ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए तो है ही, प्रीलिम्स में तो शामिल हो ही जाएगा। मेंस के लिए है जो भाषा के रूप में इनको एक सटीक भाषा में इनको करना है। तो
जो प्राचीन भारत में जो कला के विभिन्न रूप थे जो हमें पढ़ने हैं वो ये हैं, मूर्ति कला जिसको शिल्प कला बोलते हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना इसमें। शिल्प कला और शिल्प अलग अलग होती है। क्राफ्ट में तो सब कुछ शामिल हो जाता है। क्राफ्ट में तो जैसे शिल्प, कई जगह शिल्प लिखा मिलेगा आपको, कई जगह शिल्प कला लिखा हुआ मिलेगा। शिल्प कला और मूर्ति कला एक ही होती है, इंग्लिश में इसको स्कल्पचर आर्ट बोलते हैं। जबकि शिल्प होता है वो क्राफ्ट होता है। क्राफ्ट का मतलब तो होता है कोई भी सामान है, कोई भी रॉ मटेरियल है, उसको जो है वो औजारों की सहायता से उसको एक आकार देना शिल्प कहलाता है। जैसे मृदबांड बनाना, जैसे मटके वटके बनाना, ये जो प्राचीन काल के अंदर जितने दूसरे मृदबांड थे, उत्तरकालिक चमकीले मृदबांड थे, वो सब शिल्प के अंदर आते हैं। या फिर जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अपन हम देखते हैं मन के बनाने के कारखाने, वो भी शिल्प के अंदर आते हैं। या फिर कोई पत्थर है, उसको एक सुडोल रूप देना है और घर के अंदर इस्तेमाल करना है स्तंभ के रूप में, तो वो भी शिल्प के अंदर आता है। और कला, मूर्ति कला, शिल्प कला को मूर्ति कला बोलते हैं। तो थोड़ा अलग अलग रखना। कई बार सवाल के अंदर आपको देखा है कि मोहनजोदड़ो की सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प का वर्णन कीजिए, तो शिल्प के वर्णन के अंदर आपको वहाँ शिल्प कला नहीं लेनी है, शिल्प पर्टिकुलर शिल्प मतलब उस समय के जो जितने भी क्राफ्ट था, चाहे वो धातुगरम था, चाहे वो वहाँ का उस समय के मर्दबांड थे, चाहे उस समय की जो मोहरें थी, वो सब शामिल करना है। और अगर शिल्प कला अगर वो पूछे तो फिर आपको मूर्ति कला बतानी है। दूसरा जो अपना पॉइंट है वो है चित्रकला। चित्रकला है ये। तीसरा है वो अपना संगीत कला है। चौथा है नृत्य कला और नाट्य कला। नृत्य, संगीत और नाट्य, ये तीनों, इनको प्रदर्शन कला बोलते हैं, परफॉर्मेंस आर्ट। जो अपने सिलेबस के अंदर है वो एकदम सीधा सीधा शब्द लिखा हुआ है, और इनको बोलते हैं फाइन आर्ट्स। ठीक है, चित्रकला और मूर्ति कला को। और जो अगला पॉइंट है वो अपना है स्थापत्य कला। ये कला के विभिन्न रूप में छठा पॉइंट है स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला प्राचीन भारत के अंदर इसमें कौन कौन से जो स्थापत्य हमें पढ़ने हैं वो हड़प्पाकालीन स्थापत्य। हड़प्पाकालीन स्थापत्य के अंदर देख लेंगे कि उस समय का जो नगर नियोजन कैसा था, और उस समय का जो जो कुछ कुछ इमारतें बनी हुई, जैसे कि मोहनजोदड़ो का जो बड़ा स्नानागार बना हुआ है ना, वो कैसा बना हुआ है, उसकी क्या स्थापत्य है, वो सब करना है। फिर अगला जो स्थापत्य का रूप है वो स्वतंत्र पाषाण स्तंभ स्थापत्य। ये जो स्वतंत्र पाषाण स्तंभ स्थापत्य ये मौर्यकालीन है। ठीक है। और स्तंभ, अशोक ने जो स्तंभ लगवाए थे ना, वो एक सिंपल साधारण स्तंभ नहीं है। वो न केवल शिल्प के रूप है, शिल्प इन द सेंस कि उनको पत्थर को जो एकात्मक है वो एक ही पत्थर के बने हुए, तो उनको जो है उस समय के जो कारीगर थे वो एक सुडोल रूप देते थे, उसके ऊपर पॉलिश करते थे, तो इसलिए तो वो शिल्प का रूप है। इस शिल्प, और इसमें उसमें उसमें कला कैसे है, कला इसलिए है कि अशोक ने उसके अंदर जो उसके अलग अलग पार्ट्स है, उसका लोअर पार्ट है जिसको उसका शाफ्ट बोलते हैं, उसकी एक फिक्स लंबाई थी, फिर उसके ऊपर उसका अबेकस होता था, फिर कैपिटल था, उसके ऊपर पशु पक्षियों के चित्र थे, अलग अलग जगह से जो उसके ऊपर जो चित्र जो उसमें जो रिलीफ मिले हैं वो अलग अलग मिले हैं, जैसे सकेत से हाथी का चित्र मिला है, तो इसलिए उसको कला का रूप बोला गया है। तो स्वतंत्र पाषाण स्तंभ स्थापत्य ये प्राचीन काल की खास विशेषता है, और मुख्य रूप से ये मौर्य काल से संबंधित है, उसमें भी अशोक से संबंधित है। तो ये अपने को इस स्थापत्य को अपने को अलग से करना है। तीसरा जो इसमें फॉर्म है वो गुहा स्थापत्य, इसे कंदरा स्थापत्य भी बोलते हैं, इसे शिलागत स्थापत्य भी बोलते हैं। ये भी रोक कट होता है। रोक कट इन द सेंस कि जैसे पहाड़ है उसको काट करके ये सब बना जाता है, गुफाएं बना जाती है। गुफाएं उसमें प्राकृतिक भी होती है और कृत्रिम भी होती है, और हमें जो है प्राकृतिक गुफाएं नहीं करनी है, हमें कृत्रिम गुफाएं करनी है। ठीक है। और फिर अगला स्थापत्य का रूप है वो मंदिर स्थापत्य। मंदिर स्थापत्य कहाँ से मंदिर स्थापत्य की शुरुआत होती है, कैसे कैसे इसका विकास होता है, कैसे नागर स्थापत्य उसकी शुरुआत, नागर मंदिर शैली की शुरुआत होती है, फिर आगे जाकर के वो द्रविड़ शैली की शुरुआत होती है, फिर चालुक्य राष्ट्रकूटों के समय बेहतर शैली, ये मंदिर स्थापत्य है हमें इसमें करना है। फिर अगला जो स्थापत्य का रूप है वो स्तूप स्थापत्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पोर्सन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको हर बार किसी भी परीक्षा में, चाहे आप ऑब्जेक्टिव कोई जो प्रीलिम्स एग्जाम हो या मुख्य परीक्षा हो, चाहे किसी भी पीसीएस की हो चाहे यूपीएससी की हो, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है दोनों, है ना, मंदिर स्थापत्य और स्तूप स्थापत्य। स्तूप स्थापत्य वो मुख्य रूप से अशोक से संबंधित है, कैसे उसने कहाँ कहाँ स्तूप बनाए थे, क्या स्तूप की खास बात थी, इसमें कला ऐसा क्यों, ऐसा क्या है कि इसे कला कला का एक रूप बोला गया है, ये सारे, ये इसमें कला के अपने को 6 फॉर्म करने हैं। ठीक है। फिर अगला जो मेंस का जो इसी के अंदर शामिल अपन कर लेते हैं, ये कला में नहीं आता क्या, साहित्य, तो इसमें साहित्य भी देखना है अपने को। तो मेंस के अंदर कला और साहित्य, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के पूरा प्राचीन काल, और फिर आगे मध्यकाल, और फिर आधुनिक काल का जो आधुनिक जितने भी कला साहित्य है वो सब करना है। तो ये देख लेना कि प्राचीन काल में मेंस के हिसाब से हमें सिर्फ आर्ट एंड लिटरेचर करना है। ठीक है। और अब आगे अपन हम देखते हैं हमारी जो सिलेबस की शुरुआत है जो हम आज करने जा रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से करने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी शुरुआत कब से हुई थी,
इसके जो मेजर फैक्ट्स हैं जो आज तक पहले पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर हम उनको फोकस करेंगे। ठीक है। एक मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि हम जो है वो सिंधु घाटी इतिहास है वो भारत में इतिहास की कहाँ से शुरुआत होती है, फिर कब सिंधु घाटी सभ्यता पहुंचती है, सभ्यता और संस्कृति के अंदर क्या अंतर होता है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें मैं आपको 2 मिनट के अंदर बता देता हूँ। ये बेसिक जानकारी है जो होनी चाहिए, वैसे हमारे सिलेबस के अंदर ये सब नहीं है लेकिन हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो भारत के संदर्भ में जो हम जो हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं वो करते हैं लगभग 1 मिलियन ईयर एगो से। मतलब 1 मिलियन ईयर एगो का कब से हो जाता है? लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व से। और यहाँ से शुरुआत होती है अपने पाषाण काल की। फिर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है। फिर मध्य सॉरी पूरा 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 पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, ये है। इसके बाद में शुरू होता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद में नवपाषाण काल। नवपाषाण काल है वो लगभग 6000 बीसी से शुरू होता है। ठीक है। और ये जो है लगभग 1000 बीसी तक है। नवपाषाण कालीन स्थल है। 700 बीसी भी कई जगह है। 700 बीसी तक स्थल, जैसे कि ये नीचे वाला महाराष्ट्र के अंतर्गत इनाम गांव वगैरह, ये सब नवपाषाण कालीन स्थल थे। कुछ स्थल नवपाषाण काल के स्थल थे जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के समानांतर भी चलते रहते हैं। ये नवपाषाण संस्कृति की शुरुआत होती है। ठीक है। नवपाषाण संस्कृति के बाद में लगभग 2800 बीसी के आसपास जो वो ताम्र पाषाण कालीन स्थल, ये सब नवपाषाण काल तक क्या था, ये पत्थर के ही रिफाइंड। जो पूरा पाषाण काल था उसमें जो पत्थर के औजार थे वो सुडोल नहीं थे उसके, मतलब वो कोई मतलब थोड़े बेडोल टाइप के थे, उसमें रिफाइनमेंट नहीं था। जैसे जैसे पाषाण काल में आगे बढ़ते जाते हैं, मध्य पाषाण काल के अंदर वो थोड़े और उनका रूप सुधर जाता है। नव पाषाण काल के अंदर वो बिल्कुल डॉट टाइप हो जाते हैं, बहुत सुंदर प्रकार के या फिर बहुत ही मतलब तीक्ष्ण प्रकार के जो पत्थर के औजार थे वो हो जाते हैं। ताम्र पाषाण काल जो आता है वो 2800 बीसी, जैसे अपने गणेश्वर है वो सबसे पहले ताम्र पाषाण कालीन स्थल के रूप में संस्कृति का स्थल माना जाता है। फिर उसके बाद में 2500 बीसी के आसपास से ही जो ये नवपाषाण कालीन स्थल थे, यहाँ पे जो है जो यहाँ की संस्कृति थी उसने सभ्यता का रूप ले लिया। और इसी को इस समय से हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होती है। और ये लगभग 1750 बीसी तक चलती है। तो हड़प्पा सभ्यता है वो साढ़े 2500, जो मोटा मोटी अपने को याद रखना है वो ये रखना है, क्योंकि मेंस के अंदर अगर कहीं लिखने की जरूरत है तो आपको इसको जो समय काल वो लिखना है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। आपको कई जगह आपको अलग मिलेगा, जैसे पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये 2250 से लेकर 1750 बीसी तक है। नई एनसीईआरटी है उसके अंदर 2600 बीसी से 1900 बीसी तक है। इस झंझट में नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा कोई सवाल पूछा नहीं जाता, प्रीलिम्स में तो। मेंस में आपको इसका समय अंतराल जो समय काल लिखना होता है वो आपको लिखना है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। आपको बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है। फिर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 1750 बीसी तक चलती है। फिर नंबर आता है वैदिक काल का। वैदिक काल का वैदिक काल जो है वो लगभग 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक है। हम वैदिक काल को पढ़ते हैं। फिर वैदिक काल के बाद में आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल महाजनपद काल जो है वो 600 बीसी से लेकर के 300 बीसी तक है, जो है महाजनपद काल पढ़ते हैं। महाजनपद काल के बाद मौर्य काल आता है जो 300 बीसी से लेकर के लगभग 200 बीसी तक ही, लगभग 100 सालों तक चलता है। फिर उसके बाद में मौर्योत्तर काल है, फिर गुप्त काल है, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल है। ये गुप्तोत्तर काल है। तो ये सारा ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो हमारे प्राचीन भारत का इतिहास हमें सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ना है। अब मैंने आपको बताया था कि सभ्यता और संस्कृति की पहले वाली नवपाषाण कालीन संस्कृति है, पाषाण संस्कृति है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता क्यों है, इसको ये एक सवाल रहता है बच्चों के दिमाग में। इसको क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, जो संस्कृति होती है ना, वो ये समझिए आपकी हमारा वे ऑफ लाइफ है। हम जीवन को किस हिसाब से जीते हैं, वो उसमें कोई नवाचार है कि नहीं है, उसमें कोई रिफाइनमेंट, मतलब कोई वो जिसको हम बोल सकते हैं कि जैसे कि आप इस प्रकार से समझिए कि कोई जनजाति है और वो जंगल के अंदर रह रही है। वो कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, वो जो खाना है वो पका के खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वो जैसे भी रहते हैं, जो भी तरीका वो अपनाते हैं वो उनकी कल्चर है। ठीक है। कल्चर को आप इस हिसाब से वे ऑफ लाइफ, जो हम जिस हिसाब से भी जीते हैं उसको कल्चर बोलते हैं, हमारी संस्कृति बोलते हैं। जब वही कल्चर है उसमें कुछ कुछ नवाचार शामिल हो जाते हैं, जैसे कि वो लोग मांस खा रहे हैं उसको पका के खाने लग गए,
मांसाहार के साथ साथ वो शाकाहार भी करने लग गए। वो घुमंतु जीवन जीते थे, वो एक जगह बस गए। ठीक है, तो जब संस्कृति है उसका विकसित रूप सामने आता है तो उसको बोलते हैं सभ्यता। चूंकि पहले की जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, नवपाषाण कालीन संस्कृति है, मध्यपाषाण कालीन संस्कृति है, उसको संस्कृति इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लोग, उनके पास ना कोई स्थायी आवास था, ना उनके पास कोई बड़ी इमारतें थी, ना उनके पास कोई कोई व्यापार वाणिज्य का अनुभव था, ना वो उत्पादन के बारे में जानते थे। वो सिर्फ खाना बदोश जीवन और उनकी मतलब वो निर्वाह आधारित उनकी उनका जीवन था, इसलिए वो संस्कृति बोली जाती है। चूंकि हड़प्पा सभ्यता के समय ये सब चीज़ें हैं वो एनरिच हो जाती है, जैसे कि ये लोग स्थायी आवास बनने रहने लग गए थे, बड़ी बड़ी संरचनाएं मिलती है, ये लोग कृषि का विशेष उत्पादन करने लग गए थे, पशुपालन का भी महत्व इनको समझ में आ गया था। फिर ये लोग व्यापार भी करते थे, मापतोल की इकाइयाँ भी इनके पास में थी, इसलिए हड़प्पा को सभ्यता बोलते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हो जाती है, लेकिन हम आगे देखते हैं कि हड़प्पा के बाद में भी जो है कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के स्थल मिलते हैं, नवपाषाण कालीन संस्कृति के स्थल मिलते हैं, वो पैरेलल चल रहे थे हड़प्पा के साथ में। तो और जो वैदिक है उसको भी सभ्यता नहीं बोलते हैं, उसको संस्कृति बोलते हैं, और वैदिक सभ्यता संस्कृति के स्थल थे वो तो लगभग उन्हीं जगहों पे थे जहाँ पे हड़प्पा संस्कृति थी, हड़प्पा सभ्यता थी। इसका क्या कारण है? तो ये जब अब हम इसमें देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जब स्थल अपने विकसित रूप में थे, तब ये सारी जो मैंने आपको विशेषताएं बताई थी, ठीक है। लेकिन जब हड़प्पा का पतन होता है तो वो सारी जो विशेषताएं थी जो एक सभ्यता के लिए आवश्यक है वो विलुप्त हो गई थी। उसकी जगह वो लोग हैं वो पहले की तरह ही वापस रहने लग गए थे। खानाबदोश जीवन, एक जगह नहीं रहते थे, व्यापार वाणिज्य के बारे में कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ निर्वाह आधारित जीवन जीते थे। तो वो जो खास जो एक सभ्यता होने के लिए जो मुख्य जो कुछ 7-8 विशेषताएं हैं वो उस समय वापस विलुप्त हो चुकी थी, इसलिए उनको संस्कृति बोलते हैं। और इसके बाद में जब वैदिक सभ्यता है, वैदिक संस्कृति के बाद में जो महाजनपद काल शुरू करते हैं जिसको द्वितीय नगरीय क्रांति बोलते हैं, तब ये सारी विशेषताएं वापस आ जाती है, इसलिए उसको सभ्यता बोलते हैं। उसके बाद से सब कंटिन्यू है, उसके बाद में सारी सभ्यताएं हैं। तो ये मोटा मोटी आप ध्यान में रखना कि सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि या आपने मैंने आपको बता दिया कि जो इतिहास है क्या उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। भारत के संदर्भ में उसको 10 मिलियन ईयर एगो से लेते हैं, मतलब 1 मिलियन ईयर एगो से। विश्व के संदर्भ में, पूरे संपूर्ण वैश्विक संदर्भ में तो उसको 2 मिलियन ईयर एगो से लेते हैं, लेकिन भारत में उसको 1 मिलियन ईयर एगो से लगभग 10 लाख वर्षों से लेते हैं। ये जो इतिहास है वो चलता आता है और लगभग 2500 बीसी के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होती है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हमारे जो सिलेबस के अंदर वो वैदिक संस्कृति है, वैदिक युग जिसको बोलते हैं। उसके बाद में हमारे जो वो महाजनपद काल के उस समय की जो श्रमण परंपरा थी, और उस समय जो जो नए धर्म जो आए थे जैसे कि बौद्ध, जैन और आजीविका, वो हैं। फिर मौर्य है, सातवाहन है, संगम काल है और गुप्त काल है। ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें तैयार करने हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, तो इसका सामान्य जो परिचय है वो उसमें हम देखते हैं ये जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है। प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके समकालीन जो अन्य सभ्यताएं थी, तो मैंने आपको यहाँ पे जैसे कि बता रखा है कि सुमेरियन सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी। सुमेरियन सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये दजला और फरात नदियाँ हैं, वो उनके किनारे पे इस सभ्यता का विकास हुआ था। और मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे पे, नील नदी और उसका उसका जो अफवाह क्षेत्र था उसमें इस सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। चीन की सभ्यता है। ये सब सब विश्व की शुरुआती सभ्यताएं हैं, और इन्हीं के साथ साथ ये विश्व की जो अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक है। और अब इनमें से कौन सी पहली है, कौन सी बाद की है, कौन सी किसके क्या संबंध थे, ये हिस्टोरियंस के बीच में आपस में डिबेट का विषय है। लेकिन हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सबसे प्राचीनतम है या नहीं है, ये हमारे विषय का, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और ये एक हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एक डिबेट, हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को पढ़ना पड़ता है, और ये वास्तव में हिस्टोरियंस के बीच में एक डिबेट का विषय भी है। अब हम देखते हैं कि भाई भारत में जो है वो पुरातत्व विभाग की स्थापना है वो 1861 में होती है। इसका जो जनक था वो अलेक्जेंडर कनिंघम था। 1861 के समय जो जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। उनको महसूस हुआ कि भारत के बारे में जो रिसर्च है, भारत के बारे में जो जानकारी है, उसके स्तर को बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक जो है वो भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सके, भारत के लोगों को समझा जा सके, और ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटिश जो शासन है, उसकी जड़ों को मजबूत बना जा सके। इसी जो उनकी जो थॉट प्रोसेस थी, इसी पे काम करते हुए उन लोगों ने भारत के जो इतिहास था, भारत का जो पुरातात्विक इतिहास है, उसके अंदर रुचि दिखाई, और 1861 के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। और इसका जो जनक माना जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है।
इसके बाद में इन लोगों ने क्या किया कि भाई हड़प्पाई जो स्थल थे, जितने भी जो नगर थे, उनका भ्रमण किया। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई विशेष जो घूमने वाले थे या फिर किसी बौद्ध स्तूप की खुदाई करते समय या फिर कुछ और करते समय इन नगरों के बारे में पता चला। फिर धीरे धीरे इन लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ती गई, इन्होंने अपने रिसर्च प्रोग्राम को जारी रखा। तब जाके इनको जब जब हड़प्पाई स्थल के बारे में पता चला कि भाई ये हड़प्पा है यहाँ पे, और ये सिंधु घाटी के आसपास ही जो कुछ नगर है, जो जब खुदाई की तो पता चला कि यहाँ पे जरूर कुछ अवशेष मिलेंगे। इसी सोच के ऊपर आगे बढ़ते हुए सर जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने दयाराम साहनी को हड़प्पा की खोज के बाद उसके उत्खनन हेतु नियुक्त किया। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1921 के अंदर सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा के उत्खनन हेतु नियुक्त किया। हड़प्पा जो है वो एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है। सर 1922 के अंदर सर जॉन मार्शल ही थे उस समय भी। उन्होंने क्या किया, ये जॉन मार्शल भी जो थे वो उस समय जो 1920, 21 और 22 के समय वो भारतीय पुरातत्व विभाग था उसके प्रमुख थे, ठीक है। राखालदास बनर्जी को उन्होंने क्या किया, मोहनजोदड़ो की खुदाई के लिए उत्खननकर्ता के रूप में नियुक्त किया था, ठीक है, 1922 में। फिर 1924 में क्या हुआ था कि अब जो दो स्थल थे इनकी खुदाई शुरू हो गई थी, कुछ अवशेष मिले थे, तो भारत सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो इनकी जानकारी है वो कुछ बड़ी थी। इन लोगों ने उसके ऊपर जो है वो अपने निष्कर्ष जो है देने शुरू कर दिए थे। अब बात आती है कि इसका नाम क्या दिया जाए। तो सर जॉन मार्शल ने क्या किया कि भाई एक तो ये सिंधु घाटी थी, सिंधु नदी थी और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर ही ये नगर मिल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो सभ्यता थी, इसका सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां थी और उसका जो अपवाह क्षेत्र था, वहां पे इस सभ्यता का विकास होता है, इसलिए उन्होंने इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा। दूसरा, तो कुछ लोगों ने और मार्शल साहब ने भी इसको हड़प्पा सभ्यता कहा, और अन्य कुछ इतिहासकारों ने भी, उस समय के जो विद्वान थे उन्होंने भी इसको हड़प्पा सभ्यता कहा। इसका कारण ये था कि सबसे पहला जो नगर था वो हड़प्पा था, उसकी खुदाई सबसे पहले जो स्थल था उसकी हड़प्पा की खुदाई हुई थी, और उसी से ही इस सभ्यता के ऊपर जो है वो आगे जो रिसर्च शुरू हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कहीं एग्जाम के अंदर लिखा हुआ मिले कि भाई हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात बताइए या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये जानकारी दीजिए, तो आप दोनों को एक ही समझना और दोनों एक ही है। अब हम देखते हैं आगे कि भाई इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक था। क्योंकि देखो ये हम देखते हैं कि भाई जो हमारे जो नौपाषाणकालीन स्थल थे ना, वो उत्तर पश्चिमी भारत से ही इसकी शुरुआत होती है। जो सबसे पहले जो नौपाषाणकालीन स्थल थे वो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है। पहला था मेहरगढ़ और दूसरा था गुप्तकराल। मेहरगढ़ और एक दूसरा था अपना किलीगुल मोहम्मद, ठीक है। मेहरगढ़ और किलीगुल मोहम्मद था। किलीगुल मोहम्मद ये दोनों थे ना, वो बलूचिस्तान के अंदर पड़ते हैं, वर्तमान पाकिस्तान में। क्योंकि ये संस्कृति के स्थल थे, नवपाषाणकालीन संस्कृति के बिल्कुल शुरुआती स्थल थे। मेहरगढ़ से ही कृषि के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य जो मतलब भारत के संदर्भ में देखें तो भारतीय जो मानव समाज था उसने सबसे पहले जो कृषि करना शुरू किया था और उसके प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। और किलीगुल मोहम्मद इसके पास में, दोनों बलूचिस्तान के अंदर पड़ते हैं। चूँकि ये उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर उस समय स्थित था, और यहीं से जो ये क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में ही फिर सभ्यता की उत्पत्ति होती है। और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल इसके आसपास के सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी और इसके आसपास के क्षेत्रों में वो स्थल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिमी भारत जिसमें जो अगर उस समय के संदर्भ से देखें तो जो वृहत्तर भारत था उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र, और जो वर्तमान जो आधुनिक भारत है उसका उत्तर पश्चिमी भारत, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और ये क्षेत्र शामिल होते हैं। पाकिस्तान के अंदर देखें तो लाहौर हुआ और ये सिंध प्रांत हुआ, बलूचिस्तान प्रांत हुआ, ये प्रांत शामिल होते हैं। और तो जो अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं जो अभी हम आगे देखते हैं उनको कौन कौन से स्थल थे, ठीक है। अब इसका विस्तार क्षेत्र जैसे मैंने देशों के नाम लिख रखे हैं यहाँ पे कि भाई कौन कौन से देशों में ये विस्तृत है आज के संदर्भ में, तो ये भारत में है, पाकिस्तान के अंदर है और अफगानिस्तान के अंदर है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। और इतने क्षेत्रफल के अंदर ये सभ्यता है वो फैली हुई थी, ठीक है। अब हमें इसका जो समय काल देखते हैं, कुछ इसमें कंफ्यूज मत नहीं होना है बिल्कुल भी। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूँ। हमें जो पढ़ना है वो 2500 BC से लेकर 1750 BC के बीच में पढ़ना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी, मतलब जहाँ पे नगरीय सभ्यता के सबसे परफेक्ट जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं ना, वो होते हैं 2500 BC से 1750 BC के बीच में। इसको बोलते हैं क्या, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और इसी को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। अब होता है कि कोई सभ्यता अचानक तो उत्पन्न होती नहीं है, पहले भी वहाँ कुछ रहा होगा,
ठीक है, और उन्हीं उन ध्वंसा अवशेषों के ऊपर कोई सभ्यता उत्पन्न हुई होगी। और जब सभ्यता का पतन हो जाता है तो ये नहीं है कि भाई सभ्यता है वो एकदम गायब ही हो गई, वहाँ से लोग ही गायब हो गए, ऐसा नहीं होता है। उनकी जो खास बातें हैं जब वो गायब हो जाती है और जो वापस वो संस्कृति के रूप में आ जाते हैं तो उसको उसको जो है उत्तर हड़प्पा स्थल बोलते हैं। और जो पहले जो जिन ध्वंसावशेषों के ऊपर ये सभ्यता उत्पन्न हुई थी, मतलब जो इसका जन्म हुआ था, उसको प्राक हड़प्पा स्थल बोलते हैं। तो बेसिकली जो हड़प्पा जो संस्कृति है उसकी शुरुआत होती है वो लगभग 3500 BC से लेके 3500 BC से शुरुआत होती है। 3500 से 2500 BC तक प्राक हड़प्पा बोलते हैं इसको। 2500 से 1750 BC तक इसको बोलते हैं परिपक्व हड़प्पा। और फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद में जो उत्तर हड़प्पाई स्थल मिलते हैं वो लगभग 1750 से लेके 1200 BC तक मिलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं उत्तर हड़प्पाई स्थल। अब इसमें कई बार क्या होता है, सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित से कौन सा प्राक हड़प्पा का स्थल है या निम्नलिखित से कौन सी संस्कृति है वो प्राक हड़प्पाई संस्कृति है, ठीक है। तो ये जो मेनली ये जो है ना, ये मैं बता रहा था ना आपको कि भाई मेहरगढ़ और ये सब पाकिस्तान से ही नौपाषाण, पाकिस्तान के अंदर नौपाषाण कालीन स्थल सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए थे। और उन्हीं स्थलों के ऊपर बाद में एक सभ्यता का जन्म हुआ था जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलाते हैं। और जो प्राक हड़प्पाई संस्कृति थी वो कौन कौन से स्थल मिलते हैं, ये सब बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है, बलूचिस्तान लिखा हुआ मैंने देखो। और ये इसमें जो स्थान विशेष के नाम पे इन संस्कृतियों के नाम है वो इतिहास का पुरातत्वविदों ने रखा है। जैसे कुली संस्कृति थी, क्वेटा संस्कृति थी, जोब संस्कृति थी, ठीक है, और जूकर संस्कृति थी। और हमारे जो राजस्थान का जो कालीबंगा है उसको भी प्राक हड़प्पा स्थल माना जाता है, क्योंकि ये प्राक हड़प्पा स्थल भी है, फिर परिपक्व हड़प्पा के अंदर भी इसको पढ़ा जाता है, और फिर उत्तर हड़प्पा के अंदर भी इस जो स्थल है वो। लेकिन अगर आपके एग्जाम में अगर सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है प्राक हड़प्पा स्थल है, तो आपको अगर उसमें कालीबंगा ऑप्शन है तो आपको कालीबंगा पे टिक करना है, ठीक है। ये डीप जो हिस्ट्री ऑप्शनल होता है उनके लिए ये सब चीज़ें, हमारे लिए नहीं है। हमें इतने डीप में जाके सवाल नहीं पूछेंगे कौन सा परिपक्व हड़प्पा का स्थल है, कौन सा प्राक हड़प्पा का, कौन सा उत्तर हड़प्पा का स्थल है। सिर्फ एक मैंने बेसिक जानकारी के लिए आपको ये सब कुछ बता दिया है। अब हम आगे देखते हैं कि मैंने आपको जैसे हमारा टॉपिक था वो आप बता रहा था कि इसका विस्तार क्षेत्र क्या कहाँ तक है। तो अब आप देखिए मैंने मैप बना करके इसमें आपको बता रखा है कि देखो कहाँ से कहाँ तक ये सभ्यता है वो फैली हुई थी, ठीक है। तो इस सभ्यता का जो सबसे जो उत्तरी पॉइंट है, जिसको नदर्न मोस्ट जो स्थल था वो मांडा है, ठीक है, मांडा, ठीक है। इसको आप याद रखना, अपने दिमाग के अंदर इसकी फ़ोटो बना लो। मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है, मांडा चिनाब नदी के किनारे पे स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का नदर्न मोस्ट स्थल है, ठीक है। फिर इसका नदर्न मोस्ट के बाद में आप देखिए तो सदर्न मोस्ट कौन सा है। सदर्न मोस्ट है वो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, देमाबाद है, ठीक है, देमाबाद है, महाराष्ट्र में पड़ता है, परवरा नदी के तट पे स्थित है। ये इस सभ्यता का सदर्न मोस्ट नगर है, स्थल है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि भाई इसका ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है। तो ईस्टर्न मोस्ट है वो यूपी के अंदर पड़ता है, हिंडन नदी है इसके किनारे पे ये स्थित, आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे पे स्थल स्थित है, ठीक है। और इसका जो वेस्टर्न मोस्ट जो स्थल है वो कौन सा है, सुतका गेंडोर है, ठीक है, सुतका गेंडोर, ठीक है। ये दास नदी के किनारे पे स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये है स्थल स्थित है। अब आप अपने आपको देखो पता चल रहा होगा इसमें कि ये देखो सभ्यता है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। या आपको ये देखो ये, तो ये कौन सा हुआ, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी भारत, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता वो कौन से भारत के कौन से हिस्से में फैली हुई मिलती है आपको, ये मिलती है उत्तर पश्चिमी भारत में। इसका अब आप अच्छे से इनको अपने माइंड के अंदर आप इसकी पिक्चराइजेशन कर लीजिए, ताकि जब भी आपको पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नदर्न मोस्ट जो है वो स्थल कौन सा है, तो आपको दिमाग में अपने आप आ जाएगी हाँ भाई मैंने मैप में देखा था और वो मांडा है। सदर्न मोस्ट कौन सा है, देमाबाद है। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, वो है आलमगीरपुर है। और वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, वो है सुतका गेंडोर है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई। तो ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ये सभ्यता फैली हुई थी। अब हम देखते हैं कि भाई हड़प्पा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जो दिक्कत करती है, जो याद नहीं होती है कि कौन सा स्थल है वो कौन से देश के अंदर पड़ता है, कौन से राज्य के अंदर पड़ता है, ठीक है, उसकी क्या लोकेशन है। अब जब तक हमें इन जो हड़प्पाई नगर थे, हड़प्पाई स्थल थे, इनकी लोकेशन की हमें जानकारी नहीं होगी ना, तब तक हम क्या है इनके बारे में जो बेसिक जानकारी जो हम आगे पढ़ेंगे वो हमें अच्छे से याद नहीं हो पाएगी और उनको हम जो है वो लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जो है वो इन जो महत्वपूर्ण जितने हड़प्पाई स्थल है उनकी लोकेशन का आपको पता हो, कौन से स्टेट के अंदर वो पड़ते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब हम आगे क्रमिक रूप से आगे बढ़ेंगे तब इनकी जो बेसिक जानकारी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, जो सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर, वो हमें वो याद रखनी है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि भारत में कौन कौन से राज्यों के अंदर ये संस्कृति सभ्यता फैली हुई थी। तो ये थी जम्मू कश्मीर आ गया, जैसे मांडा है वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। या मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इस जो नदर्न मोस्ट स्थल है, ठीक है।
फिर इसके बाद आप देखिए पंजाब, तो पंजाब के अंदर 2 ही स्थल है जो इंपॉर्टेंट है इस सभ्यता के, ठीक है, के लिए, ठीक है। तो इसमें एक है रोपड़ है, दूसरा है संगोल। तो आप याद रखना पंजाब के अंदर कौन कौन से हैं, रोपड़ और संगोल। फिर इसके बाद देखते हैं कि पंजाब के पास में कौन सा राज्य आता है, हरियाणा आता है। हरियाणा के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता की, वो था, एक था राखीगढ़ी और दूसरा था बनावली, ठीक है। राखीगढ़ी और बनावली ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं, ठीक है। तीसरा आ जाता है इसमें भगवानपुरा और मिताथल, ये आपको याद रहे ना रहे, क्योंकि अपने जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतनी इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन राखीगढ़ी और बनावली इनकी आगे अपन देखेंगे कि इनकी खोज किसने की थी, ठीक है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिली थी, ये सब थोड़ी सी इनके बारे में एक एक दो दो चीज़ें हैं वो अपन आगे देखेंगे। भगवानपुरा और मिताथल के बारे में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो है वो हड़प्पाई स्थल है, हालांकि ये उत्तर हड़प्पाई स्थल माने जाते हैं। मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था तो लोग जो मुख्य जो नगर थे वहाँ से निकल करके यहाँ आके बस गए थे, तो ये उत्तर हड़प्पाई स्थल बन गए थे। फिर आप देखते हो फिर आता है राजस्थान। राजस्थान का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, और राजस्थान में एक ही हड़प्पाई स्थल है, नगर है, वो है कालीबंगा, ठीक है। फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको आलमगीरपुर मैंने पहले बताया था, आलमगीरपुर के पास में ही ये उल्लास पड़ता है, ठीक है, ये भी ना, तो ये इंडन नदी के किनारे पे है उल्लास, और आलमगीरपुर इंडन नदी के किनारे पे, और इस आलमगीरपुर के पास में ही ये उल्लास पड़ता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि गुजरात के बारे में, चूंकि आपने लोथल का नाम सुना होगा, लोथल तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है तो लोथल तो जरूर ही सुना होगा, ऐसे भी सुन लिया होगा, अगर आपने नहीं भी पढ़ी होगी तो लोथल, ठीक है। तो गुजरात के अंदर काफ़ी स्थल है जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है वो लोथल, ठीक है। लोथल के अंदर क्या मिला था, गोदीबाड़ा मिला था, लोथल के अंदर कुछ मोहरें मिली थी, लोथल के अंदर क्राफ्ट के बारे में जो कुछ जानकारी मिली थी हम थोड़ा आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लोथल है, लोथल के बाद में धोलावीरा है, धोलावीरा से क्या मिला था, धोलावीरा से जो है सिंचाई की जो जानकारी मिलती है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ पे तालाब के साक्ष्य मिले, धोलावीरा से एक स्टेडियम मिला है। फिर तीसरा स्थल है वो सुरकोटड़ा है, ठीक है, सुरकोटड़ा ये रंगपुर आ जाएगा, यहाँ पे चावल की भूसी मिली थी, ठीक है। ये दो जगह और है, रोजदी और प्रभास, ठीक है, प्रभास पट्टम जो ये जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है इसी क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, रोजदी और प्रभास, ठीक है। एक देसलपुर भी है, तो ये देसलपुर है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे देसलपुर, ये सब गुजरात के अंदर पड़ते हैं। वैसे मोटा मोटी ये स्थल है उत्तर हड़प्पाई स्थल है, क्योंकि जो परिपक्व हड़प्पाई स्थल थे वो लगभग इस सिंधु घाटी, सिंधु नदी और इसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर ही स्थित थे, ठीक है। जब ये इस सभ्यता का यहाँ से पतन होता है तो ये लोग हैं वो आगे के एरिया के अंदर जो इनका एक तो विस्तार होता है पूर्व की तरफ और एक विस्तार होता है इनका दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो ये उत्तर हड़प्पाई स्थल है और ये परिपक्व हड़प्पाई स्थल है। और फिर इधर देखते हैं तो ये कौन से स्थल आ जाएंगे, ये पराक हड़प्पाई स्थल है, ठीक है। कालीबंगा को भी पराक हड़प्पाई स्थल माना जाता है, ठीक है। फिर हम पाकिस्तान के अंदर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो कौन कौन से हैं, एक तो हड़प्पा है जिससे इस सभ्यता का नाम पड़ा है, दूसरा मोहनजोदड़ो है, तीसरा चनूदड़ो है, चौथा अमरी है। हम 3 स्थल जो है वो उनके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी लेंगे, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो के बारे में। अमरी है वो इस चनूदड़ो के पास में स्थित है। ये हड़प्पा है वो रावी नदी, सिंधु की सहायक नदी रावी नदी के तट पे स्थित है। मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पे, चनूदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पे स्थित है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर 2 स्थल आते हैं, सोरतुगुई और मुंडीकाग। सोरतुगुई के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी इतनी है कि यहाँ पे एक नहर के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए सोरतुगुई को पढ़ा जाता है, ठीक है। और इस एक ये जो सूतका गैंडोर है, ये हमने पहले भी देखा था कि ये जो है वो वेस्टर्न मोस्ट हड़प्पाई स्थल है, ठीक है, और दास नदी के किनारे पर स्थित है। ये एक बंदरगाह स्थल भी था, इसलिए सूतका गैंडोर को भी देख लेते हैं। ये आपके दिमाग में इसकी एक पिक्चर बनी हुई होनी चाहिए। हम इसको जब रिवीजन करेंगे, जब देखेंगे, तो मैं आपको बहुत बड़े से याद भी कराऊंगा कि भाई जैसे आप बंद करके सोचोगे कि भाई गुजरात के अंदर कौन कौन से स्थल है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई देखो लोथल, मैंने ये इस पॉइंट के ऊपर लोथल बनाया था, चूँकि लोथल एक बंदरगाह नगर था, तो ये लोथल था। लोथल के पास में ये रंगपुर है, ठीक है। फिर ये धोलावीरा है, ये सुरकोटड़ा आ जाएगा, ठीक है। 2 स्थल और थे, प्रभास था, प्रभास के अलावा एक रोजदी है, देसलपुर है, ये भी है। महाराष्ट्र के अंदर एक स्थल आता है जो हमने पहले देखा था कि भाई इस सभ्यता का सबसे जो सदर्न मोस्ट कौन सा है, तो वो आ जाएगा देमाबाद आ जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर उल्लास है, राजस्थान के अंदर कालीबंगा है, ठीक है। हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी, बनावली, भगवानपुरा, मिताथल है, और जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा है, रोपड़ और संगोल पंजाब के अंदर पड़ते हैं, सोरतुगुई मुंडीकाग अफगानिस्तान के अंदर पड़ते हैं। ये प्रमुख हड़प्पाई स्थल है, नगर है, जो हमारे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें बहुत सारे स्थल और भी आते हैं, लेकिन वो हिस्ट्री जिनका वैकल्पिक विषय होता है वो आईएएस के अंदर, या फिर पहले जो हुआ करता था आरएस के अंदर भी जब सब्जेक्ट हुआ करते थे तब उनको डिटेल में पढ़ता था। हमें इतना नहीं पढ़ना है जीएस के पॉइंट ऑफ, क्योंकि जो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं
वहीं से सवाल आते हैं और हमें उतना ही करना है, फालतू के लफड़े में नहीं फंसना है। अदरवाइज़ हम जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से हैं उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं और दिमाग में फालतू जगह घेर लेगा आपकी, कोई मतलब वाली बात है नहीं। अब हम एक एक करके हड़प्पाई स्थल है उनके बारे में जानकारी देते हैं कि कब इसकी ये कौन कहाँ स्थित है और किसने इनका उत्खनन करवाया था और क्या यहाँ पे खास चीज़ें हैं वो मिलती है। अब मैंने पहला नगर लेते हैं क्योंकि इस हड़प्पा का सभ्यता से आपको पता ही है कि हड़प्पा से इसका नाम पड़ा है सभ्यता का नाम। तो हड़प्पा को सबसे पहले देखते हैं। हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान, मोंटगोमरी जिला है पाकिस्तान है, वहाँ पे हड़प्पा है वो स्थित है, ठीक है। इसका उत्खनन मैंने आपको बताया था कि पहला स्थल कौन सा था जिसका उत्खनन किया गया था, वो हड़प्पा है। दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था, सर जॉन मार्शल ने इनको उत्खननकर्ता के रूप में नियुक्त किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या मुख्य प्राप्तियाँ होती है, मतलब क्या मुख्य पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो यहाँ हड़प्पा की जो सबसे खास बात है वो ये जो चीज़ें आपको खास याद रखनी है ना, वो एक तो यहाँ पे कब्रिस्तान मिलता है, ठीक है, कब्रिस्तान। अब देखो खुदाई के अंदर तो ऐसी चीज़ें मिलेगी, या तो कोई हड्डियाँ मिल गई, कोई कब्रिस्तान मिल गया, कोई पुराने औजार मिल गए, है ना, और कोई ईंटें वींटें मिल गई, तो ये सब चीज़ें मिलती है। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो थोड़ा अपना अस्तित्व जिन्होंने बचा लिया इतने लंबे समय में, क्योंकि अब आप सोचिए कि लगभग 5000 साल पुरानी बात हो गई, और 5000 साल पुरानी जब कोई चीज़ को अपन दबा के रखते हैं मिट्टी के अंदर, तो वो हर कोई चीज़ है वो अपना अस्तित्व बचा के रख नहीं पाती है, कुछ कुछ चीज़ें हैं वो रह पाती है, बाकी तो मिट्टी के अंदर मिल जाती है। तो एक तो जो है ना, क्योंकि ये देखिए, ये R37 नाम से कब्रिस्तान मिलता है। ये जो रावी नदी है, जब इसकी तरफ जाते हैं हड़प्पा नगर से, रावी नदी की दक्षिण, जो हड़प्पा से दक्षिण की तरफ, तो ये R37 इसका नाम, इसको कब्रिस्तान H भी बोलते हैं वैसे ना। R37 इसका पुरातत्वविदों ने इसका नाम रख दिया है। तो R37 कब्रिस्तान जो है, यहाँ पे एक विदेशी की कब्र भी है, ठीक है। इसको, ये एक कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र मिलती है जिसको विदेशी की कब्र कहा गया है, ठीक है। ये कहाँ से मिलती है? हड़प्पा से मिलती है। ये याद रखना आपको कि R37 कब्रिस्तान है वो कौन से नगर में स्थित है, कौन से हड़प्पाई नगर में स्थित है, ठीक है। या फिर ऐसे सवाल आ गया कि विदेशी की कब्र है वो कौन से हड़प्पा स्थल से प्राप्त होती है, तो वो हड़प्पा से मिलती है। एक यहाँ पे जो प्राप्ति होती है वो इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी ये खिलौना है, मतलब ये लकड़ी का बना हुआ, मतलब इस हिसाब का, या फिर पत्थर का बना हुआ एक खिलौना है जो बच्चे खेलने के लिए, मनोरंजन। तो इससे इक्का गाड़ी से पता चलता है कि वो लोग मनोरंजन के भी शौकीन थे, या बच्चों के खेलने के लिए इक्का गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। एक यहाँ पे श्रृंगार पेटी मिलती है, एक स्वास्तिक का निशान यहाँ पे मिलता है एक, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी। सबसे पहले तो R37 कब्रिस्तान मिलता है, एक मिनट, ठीक है। ये तो चार चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले तो R37 कब्रिस्तान, उसमें विदेशी की कब्र भी मिलती है, इक्का गाड़ी का खिलौना मिलता है, श्रृंगार पेटी मिलती है, स्वास्तिक का निशान, और अन्नागार। अन्नागार कहाँ पे स्थित है? अन्नागार मतलब होता है जहाँ पे अनाज रखा जाता था। ये है वो रावी नदी के तट पे नगर स्थित था, तो उसके पास में ये अन्नागार बने हुए हैं। ये अन्नागार है, इसके पास में क्या है? अनाज साफ, अब अनाज रख तो दिया, लेकिन उसके साफ करने के लिए उसके पास चबूतरे बने हुए हैं, अनाज को साफ करने चबूतरे। और ये काम कौन करता था? जो श्रमिक करते थे, इसलिए उनके यहाँ पे आवास भी बने हुए हैं। तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राप्ति है वो तो एक तो अन्नागार है, एक ये R37 कब्रिस्तान है, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटी और स्वास्थ्य के निशान, ये भी आपको याद रखने हैं। क्योंकि सवाल क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ हड़प्पा से प्राप्त नहीं होती है? निम्नलिखित में से, अब मल्टीपल चॉइस के अंदर सवाल आता है, तो निम्नलिखित में से कौन कौन सी जो पुरातात्विक चीज़ें हैं वो हड़प्पा से प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसमें तीन ऑप्शन दे देंगे, एक कोई ऑप्शन है वो किसी और स्थल का दे देंगे, फिर आपको मल्टीपल चॉइस में उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, या फिर आपको किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और हड़प्पा तो चूंकि सबसे प्रमुख स्थल है, इसलिए इसको तो याद ही रखना है। तो ये विदेशी की कब्र है ना, ये तो याद ही रखना कि भाई विदेशी की कब्र कहाँ से प्राप्त होती है, तो हड़प्पा से प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो मैंने लिख रखा, आप देखिए। इसको बोलते हैं मृतकों का टीला, इसको शाब्दिक अर्थ है मृतकों। ये पाकिस्तान के कौन से जिले में पड़ता है? सिंध प्रांत के अंदर पड़ता है। जिला विला अपने को वैसे लड़काना है, लेकिन आपको याद नहीं रखना है। और ये सॉरी, मैंने आपको जो पहले बताया था ये है वो, एक मिनट, ये मोंटगोमरी जिला है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर पड़ता है हड़प्पा, ठीक है। ये थोड़ा सा इतना मान लीजिए, लेकिन आप इतना याद रखिए सिंध जिले के अंदर पड़ता है। इसका उत्खनन किसने करवाया था? इसका उत्खनन करवाया था राखालदास बनर्जी ने, और वही जॉन मार्शल साहब ने इनको नियुक्त किया था। इसकी खास बातें क्या है?
देखो ये चीज़ें ना आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये बोरिंग लग सकती है, लेकिन ये इनकी जो खास चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी। प्रीलिम्स के अंदर इसका सीधा सवाल आ जाता है, मेंस के अंदर इनका कोई रोल नहीं है। मेंस के अंदर आपको जो आएगा मैं आपको आगे बता दूंगा, अगली क्लास में बता दूंगा, जब भी हम पढ़ेंगे बता दूंगा कि मेंस के अंदर आपको क्या याद रखना है, ठीक है। बाकी प्रीलिम्स के हिसाब से तो ये पॉइंट है, अगर आप इनको 2-3 बार पढ़ लोगे तो रिवीजन करोगे तो आपको ये दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी कि R37 तो आपके दिमाग में सीधा आएगा हड़प्पा, विशाल स्नानागार तो आपके दिमाग में सीधा आएगा मोहनजोदड़ो, अन्नागार विशाल अन्नागार, अन्नागार तो कहाँ कहाँ से मिले, तो अन्नागार तो वैसे हड़प्पा से मिले, मोहनजोदड़ो से लगभग हर स्थल के अंदर अन्नागार मिले, तो सबसे विशाल अन्नागार जो कहाँ से मिला तो वो मोहनजोदड़ो है ना। तो अब ये देखिए, तो इसमें जो इसकी खास बातें क्या क्या है, एक तो विशाल स्नानागार मिलता है, विशाल स्नानागार ये इसकी सबसे खास विशेषता है। तो अगर सवाल क्वेश्चन आ जाएगी निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से विशाल स्नानागार की प्राप्ति होती है, तो वो आपको आंसर के अंदर आपको जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और चनोदड़ो, तो आपको मोहनजोदड़ो को टिक मारना है, ठीक है। फिर इसकी जो दूसरी खास विशेषता है वो एक विशाल अन्नागार, जो इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है वो है विशाल अन्नागार। वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो भी इस मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। एक है ना सूती वस्त्र के साक्ष्य, सूती वस्त्र के साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं और सूती वस्त्र के साक्ष्य आपको कालीबंगा से भी प्राप्त होते हैं। तो बस ये दोनों नाम आप एक साथ याद रखना। मैं भी ऐसे याद रखता हूँ, जैसे कुछ चीज़ें कॉमन होती है जो 2 स्थलों से प्राप्त होती है, तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से। तो ये आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए कि सूती वस्त्र के साक्ष्य है वो आपको एक तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, एक कालीबंगा से मिलते हैं, ठीक है। ये आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए कि सूती वस्त्र के साक्ष्य इन 2 स्थलों से मिलते हैं। ये जो इस स्थल की सबसे जो खास बात है वो है कांसे की नर्तकी, ठीक है। ये कांसे की नगरी, ये नग्न अवस्था में है, ठीक है। इसके हाथ में चूड़ियाँ हैं। आप चाहो तो यूट्यूब गूगल पे सर्च कीजिए कि हड़प्पा से कांसे की नर्तकी मिलती है, उसकी क्या फ़ोटो है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसी दिखती है। ये नग्न अवस्था के अंदर है, इसने एक हाथ के अंदर चूड़ियाँ पहनी हुई है, एक विशेष मुद्रा के अंदर ये खड़ी हुई है। बहुत ही खास विशेषता है इस सभ्यता की, कांसे की बनी हुई है और नर्तकी है, ठीक है। मूर्ति एक्चुअली बेसिकली है, ठीक है, और धातु की बनी हुई मूर्ति है। तो याद रखना कांसे की नर्तकी किस हड़प्पाई नगर से प्राप्त होती है, तो वो है मोहनजोदड़ो। अब इन कैसे बनती थी, क्या होता था मूर्तिकला, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। एक यहाँ से जो प्राप्त होती है वो है पुरोहित राजा की मूर्ति, जो ध्यान की अवस्था के अंदर बैठा हुआ है, उसके कंधे के ऊपर शॉल है। ये भी आप अगर आपके पास NCERT है तो आप उसमें देख सकते हो, अदरवाइज आप गूगल सर्च करके इसकी फ़ोटो देख सकते हो, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें, आप जितना ज़्यादा आप कोई चीज़ है आप उसको मैप के अंदर अगर उस जगह को देख लोगे, या फिर कोई विशेष चीज़ अगर आप उसकी फ़ोटो देख लोगे तो वो दिमाग में आपके फिट हो जाती है और वो लंबे समय तक वो याद रखने में के लिए भी मतलब ज़रूरी चीज़ है। तो आप ज़रूर देख लेना। और ठीक है, पुरोहित राजा की मूर्ति, ठीक है, ध्यान की अवस्था में है। वो ऐसे नाक के टिप के ऊपर उसने अपना ध्यान लगा रखा है, वो अपने धड़ तक की मूर्ति मिलती है, नीचे की नहीं है, सिर्फ धड़ तक की है। उस कंधे के ऊपर शॉल है। तो एक तो वो लगे ऐसे रहा है कि जैसे कोई प्रबुद्ध आदमी है, तो पुरोहित राजा बताया गया है उसको, पुरातत्वविदों ने पुरोहित राजा का है, और ध्यान की मुद्रा में वो बैठा हुआ है, ठीक है। एक यहाँ से मेसोपोटामियाई मुहर भी मिलती है, ठीक है। मेसोपोटामियाई मुहर और जो हड़प्पा की जो मुहरें थी उसमें थोड़ी भिन्नता है। हड़प्पा वाली थी या तो चौकोर थी, या गोल थी, या त्रिभुजाकार थी, और ये तो मेसोपोटामियाई मुहर है, ये जो है वो बेलनाकार मुहरें हैं। तो हमने आज कौन कौन से स्थल पढ़ लिए हैं? हड़प्पा पढ़ लिया है, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम जो है वो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने पहले क्या क्या, अभी आज क्या क्या पढ़ा है। मैंने आपको पहले बेसिक जानकारी बताई, हमारा सिलेबस बताया था कि जो शुरुआत जहाँ से करेंगे, कौन सा मेंस के में अंदर क्या है, प्री के अंदर क्या है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से के संबंध में। और उसके बाद में हम इसका परिचय देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, कब से कब तक ये परिपक्व सभ्यता है, सभ्यता और संस्कृति के अंदर क्या है, इसको कहाँ से सभ्यता क्यों कहते हैं, प्रमुख स्थल कौन कौन से है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 स्थल है, वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कल से हम जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जो स्थल है, जैसे कालीबंगा है, लोथल है, चनोदड़ो है, ठीक है, बनावली है, राखी गढ़ी है, इनकी कुछ बेसिक बातें हैं वो उनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद में जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय यहाँ का राजनीतिक जीवन क्या था, यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था, ये सब देखते हुए यहाँ तक अपना प्री का हो जाएगा, सिर्फ प्री का हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे संबंधित जो हमारा मेंस का सिलेबस है, ठीक है, उसको करना है। सिंधु घाटी सभ्यता की कला आती है और साहित्य आता है। साहित्य के अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ लिपि है। उसके बारे में आपको बता दूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो कौन सी थी, कैसी होती थी, ठीक है। और यहाँ की
कला है, कला के अंदर यहाँ की बेसिकली यहाँ की मूर्ति कला है, ठीक है। मूर्ति कला के अंदर हम देख लेंगे कि भाई जो है वो मूर्तियाँ हैं वो कौन से पदार्थ की बनी होती थी, कैसी बनी होती थी, कौन सी तकनीक उसके अंदर इस्तेमाल होती थी, वो ऐसे मूर्तिकला कर लेंगे। फिर इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई इस सभ्यता का पतन होता है। तो लोग बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है, तो पतन क्या होता है, कैसे हुआ था इसका पतन, ठीक है। और इस कल की क्लास में हम जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्लास है उसको ख़त्म कर लेंगे। तो उससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे वैदिक काल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमारे जो आपको नंबर अवेलेबल करवाए गए हैं आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हम देखना कि आपका हमारा टेलीग्राम नंबर भी है, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए और हमें बता दीजिए कि आपकी कोई क्वेरी जो भी हो। और हम भी धीरे धीरे शुरू किया है, जो भी कमी होगी उनको दूर करेंगे, सुधार करेंगे। आप बताओगे उसी अकॉर्डिंग हम सुधार कर पाएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।